फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज बुनियादी तौर पर मेरी अपनी जो किताबें हैं उन पर ही केंद्रित होगी और उनमें जो दिक्कतें आई हैं, उनमें जो प्रश्न उठाए गए हैं, उन्हीं पर इस सीरीज में खाली चर्चा होगी। और कोशिश ये होगी कि ये सीरीज थोड़ी सी फर्क इसका होगा जो अभी तक मैं नवजागरण वाली सीरीज कर रहा हूं उससे। वो ये कि इस सीरीज में मैक्सिमम 15 मिनट की ये बातचीत होगी, 15 या 20 मिनट की। और ये हम लोग 4 बजे रोज करेंगे, 15 या 20 मिनट। देखते हैं ये कैसे इवॉल्व होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्थितियों पर निर्भर करती हैं। मैंने क्यों ये मतलब एरिया चुना मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि चूँकि हम लोग आत्मकथा के बारे में लगातार वीडियो पर बात कर रहे हैं आपसे, तो उसका एक हिस्सा है मेरी किताबें। तो उन किताबों और इन किताबों की निर्माण प्रक्रिया और उसमें आई दिक्कतों के बारे में, उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में भी बात की जानी चाहिए। और ये बात करने के पीछे एकमात्र यह है कि बाकी जो हमारे जो शिक्षक दोस्त हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि फेसबुक पर हैं, मैं चाहता हूं कि वे भी अपनी किताबों के बारे में खुल के बात करें। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे खुल के बात करेंगे। जिन्होंने जो जो काम किया वो अपने काम को डिस्कस करें, लोगों के बीच में लाएं। जो सबसे जो जैसा कि मैंने अपने प्रस्तुति में दिखाया भी था, फेसबुक पर लिखा भी कि ये जो पुस्तक है मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता, ये पुस्तक मेरी पहली आलोचना की पुस्तक है। और ये पुस्तक जब लिखी गई तो उस समय ये असल में पुस्तक के लिए पुस्तक नहीं लिखी गई। ये पुस्तक बुनियादी तौर पर मेरी पीएचडी है जो कि पब्लिश हुई, और पब्लिश तब हुई जबकि मैं शिक्षक बन गया यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। मैंने 89 में मैंने ज्वाइन किया और ये 94 में ये पुस्तक के रूप में छप के आई। मैं जब तक शिक्षक नहीं बना था, मेरा मतलब ये मानना था कि मैं अगर शिक्षक नहीं बनता तो मैं अपनी थीसिस वगैरह छपाऊंगा नहीं, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एकेडमिक्स में क्या किया, क्योंकि अब एकेडमिक्स में रह ही नहीं रहे। लेकिन जब मैं शिक्षक के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई तो मैंने प्रयत्न किया, और श्यामबिहारी राय जो ग्रीन शिल्पी के जो पब्लिकेशन उसके जो मालिक जो अब गुजर गए, उनको मैंने ये अपनी थीसिस दी, और उन्होंने राधा पब्लिकेशन करके एक पब्लिकेशन है, अभी भी है दिल्ली में। राधा पब्लिकेशन के जो मालिक थे वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानते थे, लेकिन मैं कभी पब्लिकेशंस चलाने वालों के पास जाता नहीं था। एक ही पब्लिशर था जिसको कि मैं जानता था, और जो मेरे दोस्त थे वो थे श्यामबिहारी राय। और वो दोस्त इसलिए थे क्योंकि वे एनसीईआरटी में के पास में जो नीपा जो शैक्षणिक संस्थान है, जो कि अब यूनिवर्सिटी है, उसमें पब्लिकेशन का काम देखते थे और वहाँ की पत्रिका के भी संपादक थे। उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। अपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए करने के दौरान ही मेरी उनसे मित्रता हुई, और वो सारी जिंदगी बनी रही। मैं कभी किसी पब्लिशर के पास नहीं गया अपनी किताब लेके, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत अहंकारी हूं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, संयोग की बात है। और मुझे इसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे किताब छपवाने के लिए कभी कोई पैसा नहीं देना पड़ा। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं
जिसको किताब की रॉयल्टी भी यथाशक्ति और प्रकाशक ने समय समय पर दी। मैं अभी भी प्रकाशक के यहाँ कभी नहीं जाता। 10 वर्ष हो गए मैं प्रकाशक के यहाँ नहीं गया कभी भी। वो कभी आते हैं तो मेरे यहाँ आते हैं, बातचीत होती है। ये पुस्तक जब लिखी गई तो असल में मेरा 1981 में एमफिल पीएचडी में जो कंबाइंड कोर्स था उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब दाखिला हुआ तो उस समय मैंने एमफिल का अपना विषय चुना था आपातकालीन हिंदी कविता और नागार्जुन। और आपातकालीन हिंदी कविता और नागार्जुन का जो डिजर्टेशन था वो बहुत छोटा था। वो इतना छोटा था कि आपको सुन के विश्वास नहीं होगा। इनिशियली वो डिजर्टेशन सिर्फ 20 पन्ने का लिखा गया, 18-20 पन्ने थे उसमें। तो केदारनाथ सिंह जो है मेरे गाइड थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसे कुछ बढ़ा लो, कैसे करो, कुछ करो। तो अल्टीमेटली वो उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर उसमें करीब 30-25 पेज लिख दिए मैंने। तो वो टाइप के 59 पेज थे और उस समय ट्रेडिशनल किस्म की टाइप थी। मंचीमल जो हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में जो क्लर्क थे, वो टाइपिस्ट थे, उन्होंने टाइप किया मेरा। बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो एमफिल हो गया। एमफिल के बाद में विषय चुनने वाली बात थी पीएचडी के लिए। तो पीएचडी का विषय चुनते समय मेरी इनिशियली इच्छा थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि पर काम करने की। मैंने उसकी तैयारी भी की थी, पढ़ाई लिखाई भी की थी अच्छे ढंग से। अब वो बाई चांस की बात कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि पर काम कराने के लिए नामवर जी राजी नहीं हुए। मैं चाहता था कि उनके अंडर में ही काम करूं। तो उन्होंने बातचीत में कहा कि तुम अपना विषय बदल लो तो ज्यादा अच्छा है, मार्क्सवादी आलोचना पर काम करो तो अच्छा रहेगा। तो फिर मुझे लगा कि मार्क्सवादी आलोचना पे अगर मैं विषय चुन लेता हूं तो शायद ये मेरे गाइड बन जाएं। तो मैंने विषय बदल के फिर मार्क्सवादी आलोचना से संबंधित मैंने विषय लिया और विषय मैंने तय किया स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता की मार्क्सवादी समीक्षा का मूल्यांकन। अब मैं सिनॉप्सिस लेके फिर अपने नामवर जी के पास पहुंचा। तो उन्होंने सिनॉप्सिस देख के सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन गाइड बनने के लिए तैयार नहीं हुए। मेरी समझ में नहीं आया क्या वजह थी। कुछ भी वजह रही हो, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था कि मैं उनके अंडर में काम करूं। खैर, मैंने अपनी सुविधा से वहाँ जो उपलब्ध बेहतर विकल्प था वो केदारनाथ सिंह थे। केदारनाथ सिंह को गाइड के तौर पर चुन लिया। केदारनाथ सिंह बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे जिसे कहें कि शिक्षक थे और बहुत ही शानदार पढ़ाते थे। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो मार्क्सवादी आलोचना के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने साफ कहा कि तुम्हें जो कुछ करना है वो अपने आप करना होगा, मैं इसमें हेल्प नहीं करूंगा, गाइड में रहूंगा तुम्हारा। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहां से वो मार्क्सवादी आलोचना का काम शुरू हुआ और एक पेज की उस समय साइक्लो स्टाइल करा के, एक पेज का साइक्लो स्टाइल करा के पूरे फुल स्केप के पन्ने पर सिनॉप्सिस मैंने जमा की थी और वो एक पेज की सिनॉप्सिस के आधार पर वो विषय पास हुआ और काम शुरू हुआ। और ये वह समय था जिस समय की कैंपस में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, स्पेशली उस समय सोवियत संघ में सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हो चुकी थी और अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं को लेकर जो घमासान मचा हुआ था उसका भारत में कहीं असर नहीं था, लेकिन कैंपस में भयानक असर था। और कैंपस में एंटी कम्युनिस्ट पूरा हिस्टीरिया था। यहां तक कि 1980 में तो एक पूरी की पूरी जनरल बॉडी मीटिंग 79-80 में एक पूरी की पूरी जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें कि 7-8 घंटे तक डिबेट हुई सोवियत संघ की सेना के अफगानिस्तान में इंटरवेंशन को लेकर। और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली ये चीज चलती रही और लगातार, क्योंकि कैंपस में
एक विशेषता थी कि वहां अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का और खासतौर पर जो कम्युनिस्ट विरोधी जो कैंपेन है उसका बहुत गहरा असर था। मैंने जैसे मार्क्सवाद पर रिसर्च करने का निर्णय लिया, उसी तरह उस समय कई दोस्त थे हमारे जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते थे, एसएफआई भी करते थे साथ में, उन्होंने अफगानिस्तान पर रिसर्च करने का निर्णय लिया। और उसमें एक दो लोगों के साथ तो बहुत ही बुरी हुई कि उन्होंने जब रिसर्च जिस समय करके और जमा की, उसी समय सोवियत संघ की सेना का अफगानिस्तान से विड्रॉल हो गया और उनकी थीसिस बेकार हो गई। अब बड़े परेशान, जब थीसिस जमा करने जा रहे हैं तो सेना विड्रॉ हो गई, और जिस थीसिस का टॉपिक तय किया था तो उस समय सोवियत संघ की सेना वहां थी और उस समय हम दूसरे ढंग से देख रहे थे। और दिलचस्प बात यह थी कि उस समय कैंपस में ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग भी, यंग लड़के जो ईरान के थे वे लोग भी पढ़ते थे, और उस समय अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न गुटों से जुड़े हुए लोग, यंग लड़के, अफगानी लड़के, वे भी पढ़ते थे। और हम दोनों ही तरह के लड़कों के संपर्क में थे। और उस समय कैंपस में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन से जुड़े हुए यंग फिलिस्तीनी लड़के भी पढ़ते थे। तो कैंपस में एक अंतरराष्ट्रीय फीडबैक भी थी हमारे पास में, और हमें मार्क्सवाद के पक्ष में बोलना और लिखना अच्छा लगता था। और यही वह पृष्ठभूमि थी जिसने कि हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना कैसी लिखी गई इसकी तरफ हम ध्यान दें, यह सोच के यह विषय चुना गया। यानी विषय चुनते समय ये जो करंट सिचुएशन थी कैंपस की, उसका बहुत गहरा हाथ था। खैर, ये विषय चुनने के बाद में जो सबसे अच्छी चीज घटी वो ये कि 86 में मैंने ये पीएचडी जमा की, और उसकी सिनॉप्सिस की तैयारी में 10-1 महीने लगे, और 2.5-3 साल उसके लिखने में लगे, और इस तरह से 86 में ये पीएचडी जमा हो गई, और 87 में ये अवार्ड हो गई। और अवार्ड होने के बाद में ये अपने ठंडे बस्ते में चली गई। जब 89 में मेरी नौकरी लगी, तो नौकरी लगने के बाद में हमने तय किया कि अब पीएचडी छपवानी चाहिए, और पीएचडी छपवाने का निर्णय लिया गया। पीएचडी छपवाने के निर्णय के लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि हमारे पास में श्याम बिहारी राय जैसा संपर्क था। तो श्याम बिहारी राय ने वो पीएचडी ले ली, और उन्होंने ये राधा पब्लिकेशन खोज के उसको उन्होंने पीएचडी दे दी, और वो पीएचडी चली गई। और ये पहली पुस्तक थी जो 94 में पब्लिश होकर आई। अब इसका एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष यह कि जब हमने ये पढ़ाई शुरू की, मार्क्सवादी आलोचना की, तो जो चीज सामने आई जिससे कि सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हुई हुई, हम एमए में ऑलरेडी 4 क्रेडिट का एक कोर्स मार्क्सिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर के नाम से जो था वो पढ़ चुके थे, और उसमें दुनिया में मार्क्सवाद के तमाम नए स्कूल, यानी ट्रेडिशनल स्कूल तो पढ़ाए ही जाते थे, यानी लेनिन ने क्या लिखा है, मार्क्स एंगल्स ने क्या लिखा है, प्लेखानोव ने क्या लिखा है, ये तो पढ़ाया ही जाता था। लेकिन जो 60 के बाद का जो मार्क्सिज्म है, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, उसका भी अध्ययन अध्यापन एमए में हो चुका था। अब लेकिन जब हम रिसर्च करने गए तो वहां एक अजीब सा गैप दिखाई दिया, और गैप यह था कि जो एमए में पढ़ा है और जो मार्क्सवादी आलोचना लिखी गई है हिंदी में, उस समय जो अवेलेबल लोग थे जिनकी मार्क्सवादी आलोचना पर केंद्रित किताबें थीं, उनमें सबसे पहली किताब जो थी वो शिव कुमार मिश्र की थी। रामविलास शर्मा की किताबें थीं। मुक्तिबोध का लिखा हुआ था हमारे सामने नामवर जी का लिखा हुआ था। यही 4 बड़े लोग थे जिनका लिखा हुआ था हमारे सामने। और भी लोग थे जिनका कि मार्क्सवादी आलोचना से गहरा संबंध रहा है। सिद्धांत सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, राहुल संकीर्तन, इनका भी एक पूरा का पूरा पैटर्न प्रगतिशील आलोचना का
वो भी अवेलेबल था। लेकिन इस समूचे आलोचना के अध्ययन के क्रम में जो चीज निकल के आ रही थी वो ये थी कि ये जो परंपरावादी जो मार्क्सवादी क्रिटिसिज्म था, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन का, उसका तो रिफ्लेक्शन मार्क्सवादी आलोचकों के यहां खूब था और उसके मूल्यांकन की अनेक लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन 60 के बाद की जो मार्क्सवादी आलोचना सारी दुनिया में विकसित हुई, खासतौर पर फ्रांस के छात्र आंदोलन के बाद जो आलोचना विकसित हुई, उस आलोचना का कोई रिफ्लेक्शन हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना में नहीं था, आज भी नहीं है। और इसने एक बड़ा गैप मार्क्सवादी क्रिटिसिज्म में पैदा किया था और इससे चीजों को पढ़ने में और उनका विश्लेषण करने में असुविधा हो रही थी। और ये जो चीज थी, ये चीज हमें बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि हम क्या करें। तो कुल मिला के इसने एक सीमा तय कर दी थी, क्योंकि हम उस सीमा के बाहर जा नहीं सकते। तो वे जो तयशुदा विषय थे, जो कि मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन की आलोचना के केंद्र में थे, उन विषयों को ध्यान में रख के ही मार्क्सवादी आलोचना हिंदी में काम कर रही थी और लिख रही थी। उसी को केंद्र में रख के हमें काम करना पड़ा। इसमें हम चाह के भी हम अल्थुजर की मदद नहीं ले पाए, हम चाह के भी हम टेरी गिल्टन की मदद नहीं ले पाए, हम चाह के भी रेमंड विलियम्स की मदद नहीं ले पाए, हम चाह के भी और दूसरे जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनकी मदद नहीं ले पाए। क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह था कि जो हिंदी में जो लिखा जा रहा था वो एकदम अनभिज्ञ था। ये जो 60 के बाद जो मार्क्सवादी आलोचना सारी दुनिया में विकसित हुई, उससे एकदम अनभिज्ञ था। तो हिंदी के मार्क्सवादियों का जो ये दायरा था, और वो दायरा कमोबेश लंबे समय तक बना रहा है, उससे हम बाहर नहीं निकले। तो इसकी पृष्ठभूमि ये और इसकी एक सीमा थी जो कि काम करते समय हमने तय की। दूसरी चीज जिसने कि इसके निर्णय में हमें मदद दी वो ये कि इसका एक दूसरा एडिशन, रिवाइज एडिशन, नए रूप में और बहुत सारे परिवर्तन के साथ में इस दूसरी किताब के तौर पर सामने आया, मार्क्सवादी साहित्य आलोचना की समस्याएं। और ये इधर 2018 में। संयोग की बात है, जब मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक छपी तो समाजवाद का बेटर्न हो चुका था और सोवियत संघ कोलैप्स कर चुका था। सोवियत संघ में जो समाजवादी व्यवस्था थी, पूर्वी यूरोप में जो समाजवादी व्यवस्था थी, वो धराशायी हो चुकी थी। और इसने बहुत सारी चीजें सोचने के लिए हमें मजबूर किया। तो जब ये पुस्तक के तौर पर ये चीज, ये मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक आई, तो उसकी एक भूमिका, छोटी भूमिका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो हमने लिखी। और हमने उन विषयों की चर्चा की जिन विषयों को मार्क्सवादी आलोचना उठाने से परहेज करती थी। मार्क्सवादी आलोचना की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, थोड़ा सा विकास हुआ तो स्टालिन को टच कर लिया, थोड़ा सा जरूरत हुआ तो गोरकी के लेटर्स को टच कर लिया, लेकिन इसके बाद वो अगर कहीं जंप करेगी तो थोड़ा बहुत माओ के जो येनान की साहित्य संगोष्ठी में दिया गया भाषण है उसको टच कर लिया। इसके अलावा वह किसी और दायरे में घुसने के लिए तैयार नहीं थी। और इन लोगों के दायरे में बंद होने के कारण आप ये समझ ही नहीं सकते थे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, मार्क्सवादी आलोचना में किस तरह के चेंजेज आए, ये आप समझ ही नहीं सकते थे। तो ये एक हमारी मुश्किल थी। तो जब ये सोवियत संघ के विघटन के बाद
1990-91 के बाद, और ये 94 में ये पुस्तक आई, तो उसकी भूमिका लिखी। उस भूमिका में कुछ चीजें हमने हाईलाइट की जिनकी मैं चर्चा बाद में करूंगा मैं। लेकिन जब ये दूसरा इसका परवर्धित संस्करण मार्क्सवादी साहित्यालोचना की समस्याएं के नाम से हम लाए, तो उस समय दो चीजें और घट चुकी थी और बहुत ही भयानक थी। वो एक तो ये कि चीन का जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन था, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन था। चीन ने जो पूंजीवाद के विकास में जो हाई जंप, एक लंबी छलांग लगाई, वह एक निश्चित तौर पर एक नया फिनोमेना था। और दूसरी चीज जिसने के सोचने के लिए मजबूर किया, वह था बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का या सीपीएम का पतन, उसकी पराजय। ये दो बड़ी घटनाएं थीं। जब पहली पुस्तक आई तो उस समय पृष्ठभूमि में सोवियत संघ का विघटन और पतन, और जब ये दूसरी पुस्तक आई तो जो उसमें पहली पुस्तक की सामग्री तो थी ही, लेकिन ये जो चाइना में जो चेंजेज हुए और चाइना के चेंजेस के अलावा जो बंगाल में चेंजेज हुए, इन चेंजेस को दिमाग में रखे मूलतः ये दोनों पुस्तकें तैयार की गई। और इन दोनों पुस्तकों के अंदर क्या है, उसकी कैसे हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैंने अभी कोई सुचिंतित ढंग से कोई योजना नहीं बनाई है। मैं सिर्फ वो पहली पुस्तक की एक भूमिका का एक छोटा सा अंश मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाकी अंश नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक अंश मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। शुरुआत कई। मौजूदा दौर में मार्क्सवादी दर्शन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक अभियान चल रहा है। इस हमले के कारण कुछ देशों में समाजवादी व्यवस्था धराशायी हो चुकी है, तो कुछ बुद्धिजीवियों में संदेह के बादल घुमड़ आए हैं। वहीं दूसरी ओर मार्क्सवाद के भक्तों में अभी भी स्यापा खत्म नहीं हुआ है। समाजवादी व्यवस्था की विश्व पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के मुकाबले जो पराजय हुई है, वह तात्कालिक है अथवा स्थायी है, इसका फैसला इतिहास करेगा। मेरा मानना है कि समाजवादी व्यवस्था की मौजूदा पराजय मार्क्सवादी दर्शन से भटकाव एवं उससे ज्यादा तथाकथित सुसंगत बनाने के प्रयासों के कारण हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ सहित दुनिया के अनेक देशों में पूंजीवादी विचारधारा के प्रभाववश मार्क्सवाद रहित कम्युनिस्ट पार्टी एवं वर्ग संघर्ष रहित सामाजिक विकास की धारणा का कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो प्रयोग चलाया था, मूलतः यह उसकी पराजय है। शीत युद्धीय दौर में मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी व्यवस्था एवं कम्युनिस्टों के प्रति जो घृणा अभियान छेड़ा गया, उससे संघर्ष के नाम पर मार्क्सवादियों ने विवेक एवं तर्क की जगह विश्वास करो की धारणा को प्रतिष्ठापित किया। इससे मार्क्सवादी भक्तों का जन्म हुआ। यह भक्तगण मार्क्सवाद के जनता से अलगाव, कम्युनिस्ट पार्टी का जनता से अलगाव, कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अलगाव, कम्युनिस्ट पार्टी का लोकतंत्र से अलगाव, कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वहारा के अंतरराष्ट्रवाद से अलगाव आदि के प्रति अनदेखा रवैया रखते रहे। बिरादराना रिश्ता निभाने के नाम पर मार्क्सवाद से विसर्जन को छिपाते रहे। उसके खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष बंद कर दिया। समाजवादी व्यवस्था में पैदा हो रहे सामाजिक शक्तियों के चरित्र को नजरअंदाज करते रहे। परिणाम तो अब समाजवादी दुनिया में समाजवाद हार गया तो वे भौचक रह गए। वे भौचक रह गए। अभी शीत युद्ध का प्रथम चरण शेष हुआ है। इससे जर्मनी एवं जापान विजयी होकर उभरे हैं। शीत युद्ध का दूसरा चरण नई विश्व व्यवस्था के नाम पर आक्रामक मुद्रा में आ चुका है। इस चरण में मार्क्सवादी दर्शन के अलावा राष्ट्र और राष्ट्रीयताओं पर हमला बोला गया है। भीतर घात करके राष्ट्र और राष्ट्रीयताओं की सीमाओं को तोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया का हमारे देश पर जो प्रभाव होगा, हमारे यहां बोलियों के नाम पर
छोटे राज्य बनाए जाने की मांग उठ रही है। भाषा के आधार पर बने राज्यों को खत्म करके छोटे राज्यों के गठन की मांग की जा रही है। साथ ही पृथकतावादी आंदोलनों ने पंजाब एवं कश्मीर में समूची लोकतांत्रिक सत्ता को पंगु बनाकर रख दिया है। मार्क्सी आलोचना को इस पक्ष पर समग्रता में पहल कदमी करनी चाहिए और बुद्धिजीवियों को एकताबद्ध करना चाहिए। अनकोट। इसके बाकी हिस्से, बाकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। सिर्फ संक्षेप में एक बात जरूर कहना चाहता हूं मैं। जब मैं पढ़ रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तब भी, और अब जब इतने दिन पढ़ाने के बाद बहुत कुछ देखा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दो ही शिक्षक थे हिंदी के जो मार्क्सवाद को जानते थे ठीक से, नामवर सिंह और मैनेजर पांडे। बाकी शिक्षक नहीं जानते थे। और बाकी देश में कितने शिक्षक हैं जो मार्क्सवाद पढ़ाते थे और जानते थे, मैं कह नहीं सकता मैं, क्योंकि गिनती के लोग थे। लेकिन वे, उनके यहां पाठ्यक्रमों में मार्क्सवाद नहीं पढ़ाया जाता था। शिव कुमार जी प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। कुंवरपाल सिंह प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। लेकिन मार्क्सवादी आलोचना के पठन पाठन की जो पद्धति सारी दुनिया में जिस तरह की समृद्ध परंपरा रही है, वह परंपरा हिंदी के विभागों में नहीं रही है। हिंदी के प्रगतिशील आलोचक तो रहे हैं हिंदी के विभागों में, लेकिन मार्क्सवादी आलोचना के कॉन्सेप्चुअल आधार पर उसके पठन पाठन की एक सुगठित सुव्यवस्थित पद्धति वो कहीं नहीं रही है। और इसका एक बड़ा कारण बता रहा हूं मैं आपको। एकमात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 4 क्रेडिट का कोर्स था मार्क्सवादी आलोचना का। 4 क्रेडिट का कोर्स बहुत मायने रखता है ये, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि नामवर जी ने कोई मार्क्सवाद पर किताब ही नहीं लिखी। तो आप आलोचक को पकड़ेंगे कहां से, आप उसके बारे में बात कैसे करेंगे? उन्होंने इतिहास और आलोचना जो उनकी पुस्तक है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं उनके, 2 चैप्टर छोटे से इतिहास दृष्टि के प्रश्न को लेकर, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बारे में संक्षेप में लिखा है। अब आप समझ लीजिए कि हिंदी कितनी पीछे है। इसके विपरीत आप पश्चिम में जाइए, आप सोवियत संघ में जाइए तो आपको दर्जनों लोग मिलेंगे जिन्होंने रशियन में मार्क्सवादी आलोचना को लेकर काम किया है। आप फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, आपको हर भाषा में प्रतिष्ठित आलोचक मिलेंगे। तो हमारे यहां जो मार्क्सवादी आलोचना वो एकेडमिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रही है। हमारे यहां सबसे ज्यादा विस्तृत काम मार्क्सवादी आलोचना का जिन लोगों ने किया वे एकेडमिक डिस्कोर्स में महत्व ही नहीं रखते थे। तो हमारे यहां जो मार्क्सवाद है वो नमूने के तौर पर कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित था। उसका जो नीचे एकेडमिक्स में एक धारावाहिक अनवरत रूप में जो प्रवाह होना चाहिए, उसकी प्रॉपर पठन पाठन की जो एक व्यवस्था, उसके पाठ्यक्रम, उसके टीचर, उसके एक्सपर्टीज के तौर पर उनका विकास होना चाहिए, वो हिंदी में हुआ ही नहीं। और यही वजह है कि हमारे यहां सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मार्क्सवाद के नाम पर सब कुछ मिल जाएगा लेकिन मार्क्सवाद नहीं मिलेगा। और ये जो आयरनी है कि मार्क्सवाद के नाम पर मार्क्सवादियों के यहां आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा, एकमात्र रामविलास शर्मा को छोड़कर, जिन्होंने के आलोचना के कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर लिखा है। बाकी तो लोग लिखने के लिए तैयार ही नहीं थे, लिखा ही नहीं उन्होंने। वो आलोचना की पूरी किताब लिख देंगे लेकिन वो आलोचना का कॉन्सेप्ट बताने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आखिर मार्क्सवादी लोग आलोचना एज ए जेनर को कैसे देखते हैं। अब आपको अगर जेनर के बारे में जानना है तो आप रेमंड विलियम्स पढ़िए, आप रेने वेलक पढ़िए, आप टेरी ईगल्टन पढ़िए, लेकिन आपको नामवर सिंह को या रामविलास शर्मा को पढ़ के यह समझ में नहीं आएगा मार्क्सवादी आलोचना किसे कहते हैं।
और ये जो खोखलापन है, ये अपने आप में बहुत कुछ संप्रेषित करता, और यही वह चिंता की जगह जहां से कि मेरे जैसे लोग लगातार मुठभेड़ करते रहे। ये सोच के कि हिंदी में कॉन्सेप्ट न पढ़ते हैं न पढ़ाए जाते हैं, ये सोच के ही मैंने मार्क्सवादी आलोचना का विषय चुना था। मार्क्सवादी आलोचना पर काम करने का मतलब यह है, आलोचना पर काम करने का मतलब आलोचना को हम अवधारणाओं में रखकर सोचें, उसके पठन पाठन की व्यवस्था करें, उसके लिए लिखें। मैं मास्टर हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। आप पूछे जाके कि हिंदी में जो प्रगतिशील आलोचक हैं, उन्होंने आलोचना की किताब लिखते समय मार्क्सवादी आलोचना की कॉन्सेप्चुअल धारणाओं पर, एक शिव कुमार मिश्र की किताब और एक रामविलास शर्मा की किताब को छोड़कर किसी की कोई किताब नहीं मिलेगी। कितने दरिद्र हैं हम, कितने पीछे हैं सारी दुनिया से हम। और सबसे ज्यादा आलोचना और सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा निंदा वामपंथ के नाम पर, मार्क्सवाद के नाम पर सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हो रही है? हमारी, जबकि हमारा कोई योगदान ही नहीं है, हमने कुछ लिखा ही नहीं है। और आखिरी चीज आज के लिए बस इतनी, मार्क्सवादी आलोचना पढ़ने का और मार्क्सवादी आलोचना लिखने का मतलब यह है कि आप सत्ता से आप अपनी दूरी रखें, वो किसी की भी सत्ता हो, वो चाहे कम्युनिस्टों की सत्ता क्यों ना हो। और इस मामले में हमारे सिर्फ एक ही आदर्श, एक ही सब क्लासिकल आदर्श, वह रामविलास शर्मा, जिन्होंने सत्ता से दूरी रखी अपनी और मार्क्सवादी आलोचना का विकास किया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से चीजें लिखी, और भी सत्ता के पास नहीं गई। सत्ता ने जो कुछ दिया वह बाकायदा समाज को उन्होंने वापस दे दिया। और बाकी जो थे हमारे यहां मार्क्सवादी, उनका तो सत्ता प्रेम इतना जग जाहिर है कि कहने में भी जो है मतलब शर्म आती है। सो मार्क्सवाद सत्ता प्रेम विकसित नहीं करता, बल्कि वह जनता के प्रति प्रेम विकसित करता है, और एकेडमिक्स के प्रति जो उसकी श्रेष्ठतम जो उपलब्धियां उनके प्रति वह आकर्षण पैदा करता है। मार्क्सवाद का मतलब अवसरवाद नहीं है। मार्क्सवाद का मतलब है ज्ञान के सर्वोच्च क्षेत्रों में दाखिल होना और सर्वोच्च क्षेत्रों को अर्जित करना। और यही वह चीज थी जिसने कि दुनिया के मार्क्सवादियों को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और हमारे यहां तो मार्क्सवादी जो है वो सबसे पहले रद्दी काम करेगा, बढ़िया काम नहीं करेगा। वो चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो सीपीएम से जुड़े हो, चाहे वो सीपीआई से जुड़े हो, आप उठा के पूछिए उनसे कि सिर्फ 2 किताबों के नाम बताओ जो कि मार्क्सवादी आलोचना की शिक्षा देने में, कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करें। आपको 2 किताब नहीं मिलेंगी। और शिव कुमार जी ने जब मार्क्सवाद पर किताब लिखी तब वो मार्क्सवादी नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे। तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि मैं पहले एक बातचीत में ये बात रख चुका हूं, शिव कुमार जी ने जो किताब लिखी वो शिव कुमार जी के ऊपर असर था नंद दुलारे वाजपेयी का, जो कि मार्क्सवादी नहीं थे, वो उनके शिष्य थे। नामवर जी के तो किसी भी पटु शिष्य ने जिन्होंने मलाइयां खाई हैं, उन्होंने कभी कोई मार्क्सवाद के ऊपर किताब नहीं लिखी। लेकिन मार्क्सवाद के नाम पर, मार्क्सवादी होने के नाम पर, यानी एक मार्क्सवाद एक बिल्ला है और लेबल है, ये सबसे खतरनाक चीज हिंदी में विकसित हुई जिसने कि हिंदी की बड़ी क्षति की। फिलहाल इतना ही। बाकी हम इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गंभीर चिंताएं हैं जिनको कि हमने अपने रिसर्च के क्रम में उठाया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको को उठाया है, जिसे मैं शेयर करूंगा, रखूंगा मैं। क्योंकि जनता के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही ज्ञान की परीक्षा होती है, और उस ज्ञान की परीक्षा के लिए जनता के बीच में हमें जाना चाहिए, हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं अपने शिक्षकों से भी ये बार बार कहता रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं
अगर कोई मार्क्सवादी मिले तो पूछो उससे। मेरी जो ये पुस्तक है जो कि छप के जब आई और इसके पहले जब वो पीएचडी के तौर पर जेएनयू में जमा की गई, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसकी पीएचडी का सबसे ज्यादा जेएनयू में विद्यार्थियों ने जम के दुरुपयोग किया, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई वो, क्योंकि मार्क्सवादी आलोचना पर, कॉन्सेप्ट पर केंद्रित होकर बात ही नहीं की। सो मार्क्सवाद को समझने के लिए, मार्क्सवादी पूरे के पूरे परिदृश्य को समझने के लिए, समाजवाद को समझने के लिए, मार्क्सवादी आलोचना को समझने के लिए उन अवधारणाओं के आधार पर दुनिया के बारे में सोचना होगा जिन अवधारणाओं का निर्माण मार्क्सवादी आलोचना ने किया है। और इसके क्या रूप निकलेंगे बातचीत में, ये हम लोग अगली बार देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।